भारतीय जनता जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भारत माता की। आज बिजली जो गायब हो रही है, बिजली गुल हो रही है, आप देखें, हम याद करें, हमारे जो बिजली मंत्री, पूर्व बिजली मंत्री पुष्पेंद्र सिंह जी बैठे हैं, 24 घंटे वसुंधरा राजे जी के, हमारे बीजेपी की सरकार थी, 24 घंटे बिजली आती थी, किसान खुश था, आम जन खुश था। लेकिन आज सबसे ज्यादा हम परेशान हैं, तो हम बिजली की वजह से हैं। ये अपने आप में एक गहलोत सरकार के लिए, जो आम जन इस बात के लिए ये मानस बना चुका है कि आपकी बात जो है, जिस हिसाब से किसान परेशान हुए हैं, उस हिसाब से इसको सत्ता से बाहर निकाल के रहेगी। और एक तरफ आप देखिए, गहलोत सरकार जो है विकास के काम में कितना पैसा मोदी जी भेज रहे हैं। आप देखें, हमारे जल शक्ति मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने 27,000 करोड़ रुपया गहलोत सरकार को इसलिए भेजा कि आप हर घर जल नल से मिले और कहीं आम जन को परेशानी नहीं हो। लेकिन पैसा भेजने के बाद में भी सिर्फ 5-6 हजार रुपया, 5-6 हजार करोड़ रुपया सिर्फ खर्च कर पाई, और अभी भी 20,000 करोड़ रुपया गहलोत सरकार इस एरिया में जल जीवन मिशन में खर्च नहीं कर पाई। और जो खर्च किया उसमें भी घटिया सामग्री यूज की, घटिया पाइप काम में लिए, घटिया कार्य हुआ। और आने वाले टाइम में ये परेशानी आप और हम सभी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार इसमें व्याप्त है। मैंने भी लोकसभा में इस बारे में सवाल उठाया, वो टेंडर जो है कैंसिल हुए, इसीलिए वो 10,000 करोड़ के टेंडर में घोटाला था, और उनको पता लगा कि इसमें पकड़े जाएंगे, तो इसलिए उनको कैंसिल करना पड़ा। और यही नहीं, मैं बताना, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में, राजस्थान के सभी 4 कोरों से एक साथ जिन 4 यात्राओं का आगाज किया गया है, इस वर्तमान की नकारा, निकम्मी और अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, राजस्थान में किसानों को बदहाली से बचाने के लिए, राजस्थान के युवाओं के सामने छाए हुए अंधेरे को मिटा करके एक भविष्य का उजियारा उनको देने के लिए, राजस्थान की मातृशक्ति के सम्मान को वापस लौटाने के लिए, राजस्थान को एक बार फिर विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए, राजस्थान की इस नकारा निकम्मा सरकार को उखाड़ फेंकने के लक्ष्य को लेकर के जो राजस्थान की जनता के मन में आक्रोश इस सरकार के विरुद्ध है, उस आक्रोश को परिवर्तन के संकल्प में परिणित करने के लिए ये जो 4 यात्राओं का आगाज किया गया है, उसकी तीसरी यात्रा जो रामदेवरा से प्रारंभ हुई थी, पोखरण से जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, जालोर से सिरोही और सिरोही से पाली की इस पवित्र धरती पर आज आप सब लोगों के बीच में पहुंची है। इस रानी की धरती, इस शौर्य की धरती, इस श्रद्धा की धरती, इस शक्ति और भक्ति की धरती पर आप सब लोगों के बीच में हम आए हैं। आपने जिस तरह से इतनी दूर, इतनी देर में जो स्वागत किया है, जो प्रेम किया है, जो अभिनंदन किया, और इतनी बड़ी संख्या में आप, और विशेष रूप से जो मेरी मातृशक्ति यहाँ विराजमान है, मैं आप सबका, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इस यात्रा के, इन यात्राओं के प्रणेता, इन यात्राओं के सूत्रधार आदरणीय सीपी जोशी जी की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार करता हूं। उसका एक खाका, एक रूपरेखा मान्य पीपी चौधरी साहब ने अभी हम सब के सामने रखा। मैं तो कुछ तुलनाएं आपके सामने करना चाहता हूं। 2 तरह के राज आज देश में काम करते हैं। हमारे राजस्थान में भी केंद्र में मोदी जी की सरकार के नाते हमारे यहाँ देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। एक तरफ मोदी जी की सरकार है जो गरीब के जीवन में संकल्प लाने के उद्देश्य और लक्ष्य के साथ में काम कर रही है।
देखिए, जब देश आजाद हुआ, आजादी की लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान किया। आजादी के उस 200 साल के संघर्ष में अनेक लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। हजारों हजार लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हंसते हंसते अपने सीने पर गोली खाई होगी, तब जाकर के देश आजाद हुआ। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने आपको फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल जाना स्वीकार किया होगा, तब जाकर के देश आजाद हुआ। हजारों लोग ऐसे होंगे गिरी में रह करके कोलू में बैल की जगह जुट जाना स्वीकार किया, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लाठियों के प्रहार सहे होंगे, कोड़ों की मार सही होगी, अनेक तरह की यातनाएं सही होगी, प्लास से खींच करके उनके दांत और नाखून निकाल दिए होंगे, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन आजादी के बाद में देश में जिस तरह की सरकारें बनी, जिस अपेक्षा के साथ में, जिस उमंग के साथ में, जिस आकांक्षा के साथ में एक पूरी 2 शताब्दी तक देश के लोगों ने अपने संकल्प को गिराए बिना, अपने संकल्प की शक्ति को डिगाए बिना जिस आजादी के साथ में संघर्ष, जैसे आजादी के लिए संघर्ष किया, जिस आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया, अपना योगदान किया, अपनी जीवन और जवानी का समर्पण किया, जिस तरह की सरकारें आजादी के बाद बनी, उन्होंने उस सारी आहुतियों को एक परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए समर्पित कर दिया। केवल गांधी परिवार सत्ता में बना रहे, इसके लिए न केवल देश की आवाम के साथ में धोखा किया गया, अपितु देश के हितों के साथ में भी बार बार समझौते किए गए। गरीब को गरीबी हटाओ का नारा देकर के दिग्भ्रमित किया, नेहरू जी के समय में दिग्भ्रमित किया। गरीबी हटाओ का नारा देकर के सरकारें बनाई गई। गरीबी हटाओ का संकल्प लेकर के इंदिरा जी सरकार में दोबारा आई। गरीबी हटाओ का नारा देकर के राजीव गांधी जी सत्ता में बने रहे। नरसिम्हा राव जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री बने थे, उन बेचारों के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती थी, वरना वो भी गरीबी हटाओ का नारा देंगे। ये गरीबों के साथ छलावा करने वाली सरकारें लगातार सत्ता में रही। जब से देश आजाद हुआ, आजाद भारत में जितनी सरकारें बनी, मोदी जी के आने से पहले बीच का कुछ कालखंड आदरणीय अटल जी के सरकार का छोड़ दो, तो हमेशा ही सरकारों ने अभावों में सोचने की, अभाव के साथ में सोचने की, हमारे पास सीमित संसाधन, इन सीमित संसाधनों के साथ में हमें सरकार को काम करना है, गरीबों के साथ में न्याय करना है, इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में हमेशा योजनाओं का निर्माण किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे होंगे, मंच पर भी बैठे, मंच के सामने भी बैठे, इंदिरा आवास योजना बनती थी। इंदिरा आवास योजना का कुल साल का जो बजट होता था, उसका आधा बजट उसके प्रचार के लिए होता था, और बजट में देश भर में तय होता था कि कुछ 1000 मकान बनेंगे, उसमें से आधे प्रधानमंत्री जी के प्रदेश में चले जाते थे। राजस्थान जैसे प्रदेश के 2-4 हजार मकान हिस्से में आते, उसमें से आधे मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में चले जाते, बचे हुए आधे के आधे मंत्री जी की विधानसभा में चले जाते। फिर कोई हमारे ठग साहब पुष्पेंद्र सिंह जी लूट हो तो वो लड़ 150 मकान ले आते। अब बाली जैसी विधानसभा में या इस मारवाड़ जंक्शन जैसी विधानसभा में, जहां 100 से ज्यादा पंचायतें हैं, उन पंचायतों में अगर 50 या 100 मकान साल के बनने होते तो किसके बनेंगे? विधायक जी के खास आदमी होता, कोई केसर राम जी के जैसे खास आदमी होता, उसको 10 मकान दे देते। कोई खास सरपंच होता, उसको 2-2 तो दे देते, और जो वोट नहीं देता था उसको कुछ नहीं देते, उसको कुछ नहीं मिल सकता था। और जब गांव में एक पूरी पंचायत में जिसमें 4-4, 5-5, 6-6 गांव हैं, उस पंचायत में अगर 2 मकान हिस्से में आएंगे तो सरपंच किसका बनाएगा? जिसको देगा वहां लड़ाई हो जाएगी, इसलिए वो कहेगा एक मारे बना दो, एक मारे भाई रे बना दो, तीसरा बनाओ तो झगड़ो पड़ जाए। वो किसी का नहीं बनाता। गरीब आदमी घर मिलेगा इसका इंतजार करते करते 68 साल उसने गुजार दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और मोदी जी ने एक नई गवर्निंग की, प्रशासन की, शासन करने की पद्धति इस भारत में शुरू की। उन्होंने कहा कि अब जो भी विकास की योजनाएं हाथ में लेंगे, उन योजनाओं को हम बिना किसी भेदभाव के तुष्टिकरण के आधार पर नहीं कि हमको वोट चाहिए, अपितु संतुष्टिकरण के आधार पर दें। 100% पात्र लोगों को उस योजना का लाभ मिलना चाहिए।
मैं एक उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। जब हमने घर बनाने की कल्पना की थी, 4 करोड़ गरीबों का घर बनाएंगे, जब जिन लोगों को घर मिला क्या उनको उनकी जाति पूछी थी? जब गैस का चूल्हा देने की बात की, मोदी जी ने 12 करोड़ गैस के चूल्हे दिए, उन गैस के चूल्हे देते वक्त किसी का मजहब पूछा था? 12 करोड़ परिवारों के माताओं बहनों को गरिमा के साथ में जो नित्य प्रतिदिन समझौता करना पड़ता था, उससे मुक्ति दिलाने के लिए आपके घर में शौचालय बना था। तब किसी ने आपसे यह पूछा था कि आपने किसको वोट दिया? गांव में किसी से भी पूछा था? जिस गांव में हमें वोट मिला हो न मिला हो, बिना किसी भेदभाव के केवल और केवल 100% ऐसे पात्र लोग जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए, जिनको उसकी आवश्यकता है, उन तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचे। इस संकल्प के साथ में मोदी जी ने एक नई शासन पद्धति इस भारत में दी। और तब आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि देश में 18,000 पंचायतें जिनमें बिजली नहीं थी, आज उनमें बिजली पहुंची है। 4 करोड़ गरीबों जिनके पास घर नहीं था, उनको घर में छत मिली है। उनके माथे पर आज छत बन रही है या बन गई है। एक एक पंचायत में, मुझे पालिका तो पता नहीं है, मेरी जोधपुर लोकसभा में ऐसी पंचायतें मैं गिना सकता हूं जहां एक पंचायत में 600 से लेकर के 700 लोगों को जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ है। 700 गरीब लोग, जिस माँ को ये डर रहता था कि जब सर्दी आएगी मेरे बच्चे को ओरे में ठंड लगेगी, जब बरसात आएगी मेरी फूस की छत, मेरी घास फूस की छत जब से पानी टपकेगा मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा, आज वो निर्भय होकर के पक्के छत के मकान में, जिसमें रसोई भी है और शौचालय भी है, जिसमें गैस का चूल्हा भी है और बिजली भी है, वो बड़े आराम से रह सकते। सबसे तेज देश के गरीब को सामान्य मूलभूत आवश्यकता, रोटी की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता, मकान की आवश्यकता, चिकित्सा की आवश्यकता, गैस के चूल्हे की आवश्यकता, शौचालय की आवश्यकता, इन सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करके उसको गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम देश में अगर किसी एक सरकार ने किया तो मित्रों वो आपके द्वारा चुनी हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। गरीबी हटाओ का नारा देकर के, जैसे मैंने कहा कि देश में सरकारें बनती रही, लेकिन गरीबी को हटाने का काम अगर सही अर्थ में आजाद भारत में किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी। किसान को खुशहाल करने के लिए उसको बैंक का खाता खुलवा करके सीधे उसके खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे। किसान को फसल बीमा योजना का लाभ देंगे, महिलाओं को गैस का चूल्हा सिलेंडर देंगे। हमने कोई लिखा था क्या कहीं? हमने कहीं आपसे वादा किया था क्या? हमने कभी देश से वादा नहीं किया था कि हम इस जो काम हम आज कर रहे हैं उसके लिए हमने कभी वादा नहीं किया, लेकिन वो हमारा कर्तव्य था, वो हमारी जिम्मेदारी थी, वो हमारी ड्यूटी थी। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जन्म गुट्टी के साथ में सिखाया गया था कि हम गरीब को गणेश मान करके देश के गरीब की सेवा करें और गरीब के सामर्थ्य को बढ़ा करके, देश के सामर्थ्य को बढ़ा करके, और उसके बाद में भारत माता का जय जयकार करते हुए भारत माँ भारती को विश्व गुरु का दर्जा दिलाए। ये हमको जन्म गुट्टी के साथ में हम सबको सिखाया गया। एक तरफ वो सरकार है और दूसरी तरफ ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है। याद दिलाना चाहता हूं 2018 का चुनाव, आपसे वादा किया था 1 से 10 तक गिनती गिन करके, शायद सुमेरपुर में किया था, कहाँ किया था तो जालोर में किया। 1 से 10 तक की गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 10 तक की गिनती गिनेंगे, उस दिन तक राजस्थान के किसान का कर्जा माफ हो गया। मैंने लगे ने कहे तो राहुल गांधी जी गिनती भूल गया और क्या हमारे मुख्यमंत्री जी 10 तक गिनती आवे को, तो 10 तक गिनती नहीं आई तो आज तक आपका कर्जा माफ हुआ नहीं। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, मैं राजस्थान भर में घूमता हूँ, राजस्थान में तो मुझे आज तक एक भी आदमी मिला नहीं जो ये कह दे कि कर्जा माफ हो गया। आप लोगों का कर्जा माफ हुआ क्या? बोलो, हाथ उठा करके, हाथ हिला करके बताओ, कर्जा माफ हुआ क्या? ये मीडिया के जितने लोग हैं कैमरे को उधर घुमाओ, आपका कर्जा माफ हुआ क्या? जोर से हाथ हिला करके बताओ, आपका कर्जा माफ हुआ क्या? एक भी किसान राजस्थान में ऐसा नहीं है जिसका कर्जा इस सरकार ने माफ किया हो। उल्टे सरकार ने 2000 किसान को आत्महत्या करने का मजबूर होना पड़ा। ये आत्महत्या करने का पाप किसके ऊपर है? जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई उनके ऊपर इसका पाप। आज उन परिणाम का हो, अरे भाई आपने तो तय हो 50 मिनट बोलना, आज तो 15 मिनट हुए, लोग जावे क्यों है हमारे समझ में? भूख लगी, नुकसान होगा। ये सरकार हमारा फायदा कर रही है कि नुकसान कर रही है? इस सरकार ने वादा खिलाफी का पाप किया है कि नहीं किया? ये सरकार पापी है कि नहीं है?
उससे आगे बढ़कर के हम बात करते हैं। युवाओं के साथ में पाप किया। देश राजस्थान के 50-60 लाख युवाओं को, उनके भविष्य को, बच्चे को पढ़ाता है तो पेट के आटे मार मार करके, गांठे बांध करके तब बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? आप टॉपर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उसके बाद कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। मेरा बेटा थानेदार बन जाएगा, मेरा बेटा फर्स्ट ग्रेड का टीचर बन जाएगा, मेरा बच्चा पटवारी बन जाएगा। लेकिन जिस दिन परीक्षा देकर के घर आता है उससे पहले क्या पता चलता है कि पेपर तो आउट हो गया। और ये सरकार पेपर आउट कराने का पाप करने वाली सरकार। और वो इसलिए कि पहला पेपर जब लीक हुआ था तो गहलोत साहब ने कहा कि ये तो होते ही रहते। दूसरा पेपर लीक हुआ तो उन्होंने कहा अन्य प्रदेशों में भी होते हैं। तीसरा पेपर लीक हुआ तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई अधिकारी और नेता सम्मिलित नहीं है। चौथा पेपर लीक हुआ तो उन्होंने कहा गुजरात में भी हुआ था। पांचवा पेपर लीक हुआ तो उन्होंने कहा यूपीएससी का भी 10 साल पहले हुआ था। अरे भाई, सब जगह हुआ था, तुम्हारे क्या कर रहे हो? तुमको यहाँ मुख्यमंत्री और गृह मंत्री किस लिए बनाया? राजस्थान की जनता ने चौकीदारी करने का काम तुमको किसके लिए दिया? लेकिन उन्होंने 8वां 7वां पेपर लीक हुआ तब से वापस राग अलापना शुरू किया कि न तो कोई अधिकारी है इसमें सम्मिलित और न कोई नेता है। 16 पेपर लीक हुए मित्रों, 16। और जब 16वां पेपर लीक हुआ तब राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रभावी आंदोलन खड़ा किया। पूरे राजस्थान में पुतले फूंके गए, हमने सड़कों को जाम कर दिया। और पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने भी निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के हमारा साथ दिया। जांच करानी पड़ी और जांच केवल 2 कदम ही चली अभी तक। पहलो पाउंड भरियो तो आरपीएससी वाला जेल में गया कि नहीं गया? आरपीएससी वाला जेल में गया। और राजस्थान में एक नया कीर्तिमान बना, आज तक कभी भी आरपीएससी का सर्विंग मेंबर जेल में नहीं गया था। आरपीएससी का मुंह काला करने का पाप किसने किया? इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। और उसके बाद उसने जो स्टेटमेंट दिया कि मैं तो पैसे देकर के आया था, पैसे देके बना था तो पैसे तो मुझे कमाने ही पड़ेंगे। और उसके बाद जांच दूसरे कदम चली। ये कहते थे कि हमारा कोई नेता सम्मिलित नहीं है। इनके एक मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति 15 लाख रुपए लेकर के पेपर बेचता हुआ जेल के अंदर गया, आज भी जेल के अंदर बैठा। ये तो 2 ही कदम जांच चली आगे, तीसरा कदम आगे चलने दीजिए। मैं आज आपसे पूछता हूं कि जो पेपर लीक करने वाले इनको जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जोर से बोल करके बताओ, भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जिन्होंने पेपर बेचने का पाप किया उनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिनकी मिली भगती थी उनका नाम उजागर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आज जिम्मेदारी से आपके सामने कहता हूं कि इसकी जांच जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और तीसरे और चौथे कदम चलेगी, ये अभी अशोक गहलोत सरकार के आधे मंत्री जो कड़प लगा करके कुर्ता पहन के घूम रहे हैं ना, ये सब थाने के अंदर शिक्षकों के पीछे पहुंच जाएंगे। इन्होंने पाप किया है और ये पाप की सजा इनको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और उससे आगे बढ़कर के अब इतने में भी शायद माफ कर दें, राजस्थान में 2 लाख माताओं बहनों के साथ में दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ, उनके साथ में अपराध हुआ, उनके साथ में बलात्कार हुआ। मैं आज एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, क्या गुनाह था भीलवाड़ा की उस बेटी का? 13 साल की अबोध बच्ची, दुनिया भी नहीं जानती थी, घर से उठा करके उसको ले गए। 3 दरिंदों ने दरिंदगी की, उसके बाद में लठ सिर में मार करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया। उसके बाद में तड़फड़ा रही थी, मरी नहीं थी, जान नहीं निकली थी। उसके बाद गर्दन दबा करके मारने की कोशिश की और नहीं मरी तो उठा करके जिंदा उस भट्टी में जो है जहां कोयले बन रहे थे, बौड़ेरा कोयला पाड़ता, उनमें फेंक दिए। और तब भी पूरी नहीं जली, बाहर निकाल करके फावड़े से टुकड़े टुकड़े करके और उसको वापस भट्टी में झोंक दिया। ये तो एक हाथ बाहर रह गया, तब वो दरिंदे पकड़े गए। वरना जब वो पुलिस थाने में गई थी, उसके घर वाले पुलिस थाने में गए थे, तो उन्होंने कहा कि तेरी छोरी किसी के साथ भाग गई होगी, 5-10 दिन में समाचार आ जाएंगे, जाकर के लेके आ जाए। रात भर बेचारा बाप अपने परिवारजनों को लेकर के घूम रहा था, ढूंढ रहा था, डेरों में तलाश कर रहा था। वो हाथ उसको मिल गया, तब उसने जाकर के पुलिस को कहा मुझे हाथ मिल गया, मेरी बेटी को मार दिया। पुलिस वालों को लेकर के वापस गया, अपराधियों को जाकर के उसने पकड़वाया। ऐसे नराधम सा लोगों को, ऐसी 20,000 घटनाएं राजस्थान में हुई है और 2 लाख से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई, 17 बलात्कार रोज हो रहे हैं। ऐसे पापियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जब राजस्थान में बलात्कारों की संख्या बढ़ने लगी
तो गहलोत साहब से दिल्ली में एक पत्रकार ने पूछा, पीपी चौधरी साहब, एक पत्रकार ने पूछा उनको कि राजस्थान में इतने ज्यादा बलात्कार क्यों हो रहे हैं? तो चौधरी साहब ने कहा कि राजस्थान में 56% मुकदमे झूठे दर्ज करा दे। मैं आपको पूछता हूं कि कोई महिला जाकर के कि मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुई, ऐसा झूठा मुकदमा दर्ज कराती है क्या? और उसके बाद में गहलोत साहब ने दोबारा कहा, जब दोबारा गहलोत साहब को पूछा, पीपी चौधरी साहब ने नहीं कहा, गहलोत साहब ने कहा, आपने गलत सुन लिया। पीपी चौधरी साहब को तो सुना रहा हूं, गहलोत तो पूछे ही कौन है। जब दोबारा गहलोत साहब को पूछा गया दिल्ली में, तब गहलोत साहब ने कहा कि हमारे राजस्थान की पुलिस जो है वो ज्यादा मुकदमे दर्ज करती है, इसलिए जो है वो राजस्थान में केसेस ज्यादा होते हैं। पुलिस वाले खड़े, भाई तुम फर्जी मुकदमे दर्ज करते हो क्या? मैं पूछता हूँ। वो कहते हैं कि ज्यादा मुकदमे दर्ज कर देते हैं इसलिए रेप ज्यादा होता है। फर्जी मुकदमा पुलिस कोई दर्ज करती है क्या? पुलिस के अधिकारी खड़े, कोई बताते अगर करती हो तो। उसके बाद में अशोक गहलोत साहब से पूछा तीसरी बार, जब मुकदमे ज्यादा होने लगे, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में रिश्तेदार ज्यादा रेप कर आप मेला तो डोरो आप करना, वो रिश्तो निभावा कि नहीं निभावा, उन्होंने मायरो भरा कि नहीं भरा, उन्हें रक्षा करने काम करा कि नहीं करा। ये राजस्थान जो रिश्तों की महत्ता देने वाला प्रदेश है, उस राजस्थान के रिश्तों को कलंकित करने का पाप अशोक गहलोत ने। और उसके बाद फिर पूछा कि राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हो रही है, छोटी बच्चियों का रेप करके उनको मार रहे हैं गला दबा करके, अशोक गहलोत साहब ऐसा क्यों हो रहा है? तो गहलोत साहब ने कहा कि ये केंद्र की सरकार ने निर्भया कानून बना दिया, निर्भया के बाद में पॉक्सो का कानून बना दिया। कानून ज्यादा खतरनाक है इसलिए लोग डर के मारे मार देते हैं, और बाद में खुद कहते हैं कि अब हम कड़ा कानून बनाएंगे। और उसके बाद इंतहा हो गई मित्रों, इसके बाद इंतहा। हमारा राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, हम सब जानते हैं, और ये राजस्थान की मर्दानगी थी। ये राजस्थान ने दुनिया में जितने आक्रमण भारत पर किए, 2000 साल में जितने आक्रमण किए, हर आक्रमण को इस राजस्थान के वीर पुरुषों ने, आपके मेरे पूर्वजों ने जो है अपनी भुजाओं की ताकत पर हरा करके भेजा था। ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, उस राजस्थान की मर्दानगी को शर्मसार करने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार में एक मंत्री ने किया। मंत्री यो तो है तो टणको, अशोक गहलोत जी की सरकार बचाने के लिए वो आला कमान से भेंटे भिड़ा गया। लेकिन मैं एक बात आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं, जिस दिन अशोक गहलोत साहब की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने प्रश्न पूछा, इन जोगेश्वर जी के कहने पर प्रश्न पूछा गया, और उस प्रश्न का जवाब देते हुए शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए राजस्थान में रेप ज्यादा होते हैं। उन्होंने हमारी मर्दानगी का मुंह काला किया कि नहीं किया? क्या राजस्थान की मर्दानगी की पहचान इस तरह से बलात्कार करने वालों की थी? और जब वो शांति धारीवाल ये कह रहा था और हंसते हंसते कह रहा था, तब पीछे घुमा तो कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक जो है वो खिलखिला करके हंस रहे और तालियां बजा रहे थे, हिजड़ों की तरह तालियां बजा रहे थे। ऐसे लोगों को, ऐसे मंत्री को, और इस तरह की जिनकी मन की धारणाएं, जिन्होंने राजस्थान को कलंकित करने का पाप किया, जिन्होंने राजस्थान की मर्दानगी के मुंह पे कालिक फेंका, कालिक पहुंचने का काम किया, उसको उठा करके अरब सागर में फेंक देना चाहिए कि नहीं फेंक देना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, हाथ खड़े करके बताइए, फेंक देना चाहिए कि नहीं फेंक देना चाहिए? उसको सत्ता में रहने का अधिकार होना चाहिए। राजस्थान को शर्मसार करने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया, और उसके बाद राजस्थान को हर इस दृष्टिकोण से नीचा दिखाने का काम इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। मोदी जी की सरकार ने राजस्थान को आगे बढ़ाया, आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार थी, राजस्थान देश की सरकार की सारी योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन में, चाहे वो घर बनाना होगा, चाहे गैस के चूल्हे लगाने होंगे, चाहे शौचालय बनाने होंगे, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर में से एक जगह पर होता है। अभी एक योजना की बात आपके सामने करता हूं, जल जीवन मिशन। मोदी जी ने 2019 में जब आपने दोबारा आशीर्वाद दिया, मोदी जी ने कहा हर घर में पीने का पानी पहुंचाएंगे, और जिम्मेदारी आपके आशीर्वाद से मुझे दी। मोदी देश की दुनिया की सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था जो है भारत की, इसको और आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। मोदी 5वें पायदान पर जो भारत की अर्थव्यवस्था पहुंची है उसको तीसरे पे पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। और ये सारे घमंडिया संगठन के लोग मिलकर के ये कह रहे हैं कि हम मोदी को भगाओ, ये मोदी भगाने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी को आप भागने दोगे क्या? मोदी को आप भागने दे सकते हो क्या? मोदी देश की जरूरत है कि नहीं है? ये कहते हैं कि मोदी अगर बढ़ गया तो देश में सनातन की ताकत बढ़ जाएगी। और इनके संगठन का
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा जो खुद मंत्री है, उसने पहले ये कहा कि ये सनातन जो है ये डेंगू और मलेरिया जैसा है, ये सनातन कोरोना के जैसा है। इस सनातन धर्म को देश में वैक्सीन लगाकर ये सबसे पहले खत्म करना चाहिए और जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। पी चिदम्बरम नाम जानते होंगे, देश के गृह मंत्री रहे, देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, देश के थोड़े दिन के लिए विदेश मंत्री रहे, देश के बड़े वकीलों में उनका नाम आता है। उनका बेटा ये कहता है, जो सांसद है, कि कोरोना जो है इस सनातन धर्म को जल्दी से जल्दी समाप्त होना चाहिए। एक नाम और है, ए राजा, सुना है आप लोगों ने किसी ने? पुष्प जी जानते हैं, इनके साथ में था, साथ में मतलब इनका दोस्त नहीं था, पर इनके साथ पार्लियामेंट में था। ये तो उजला आदमी है, वो काला मुंडा। उसने क्या पाप किया था? 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले का मुख्य सूत्रधार था, जो लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। कई साल जेल में था, आजकल बाहर आया, संसद में आ गया, और वो कहता है कि ये जो सनातन धर्म है ये एड्स के जैसी बीमारी है, ये कैंसर के जैसी बीमारी है। और आज वही स्टालिन मुख्यमंत्री का बेटा कहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये जहरीले सांप के बराबर है। मैं कहूंगा प्यारे लाल, तूने सांप के सिर पर अब की बार पांव रख दिया है, जिस दिन पांव उठेगा उस दिन सबसे पहले तेरा काम तमाम जरूर होने वाला है। ये सनातन धर्म, गणपात्री जी महाराज हमारे प्रतापगढ़ में हुए, देश के ख्यातनाम संत थे, उन्होंने क्या नारा दिया? कोई कथा होती है, धार्मिक सत्संग होता है, तब